तो वहाँ से मोटिवेशन में कैसे आपका रुझान आया, इंटरेस्ट जागा? मुझे लगता है कि अलार्म आपको तब तक जगा रही है जब तक ख्वाब नहीं जागे हैं अंदर में। मेरे पिताश्री आर्मी में रहे हैं, तो जन्म गोवा में हुआ। कई बार आपको लगता होगा और सबको लगता है कि बिहारियों की अंग्रेजी कमजोर होती है थोड़ी। अच्छा, ये कमजोर क्यों होती है? क्योंकि वहां पे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि दूरदर्शन पे आने के लिए आकाशवाणी में जाना आवश्यक है। ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा, ये इसलिए हुआ था कि मेरी आउटर पर्सनालिटी अच्छी नहीं थी। जो हो चुका है वो तो किया ही जा सकता है। दुनिया में तो वो भी लोग हैं जो वो करते जो आज तक वही नहीं है। तो जो बुरे कमेंट्स लोगों को लगते हैं, अगर उसको भी लेने का नजरिया सही हो तो वो आपको बेहतर तो बना देंगे। सर्किल में भी कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं आपसे नहीं होगा, या फिर इनकरेज ना करके डिस्करेज कर रहे हैं लोग। तो उस समय आपको 2-3 चीजें क्लियर कर। देखिए, जितनी भी अमीरी की कहानियां हैं वो गरीबी से शुरू होती है। आपको नहीं लगता कि आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, या फिर एक अच्छे कोच बन सकते हैं? इसका क्या मतलब है? आप आके मुझे बोलो कि मैं नहीं कर सकता, साहब मैं आपको सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे 4 लाख याद आएंगे। सचिन आज इसलिए सचिन है क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी क्रिकेट को दे दी। लता मंगेशकर जी इसलिए लता मंगेशकर हुई क्योंकि वो म्यूजिक को दे दिया पूरा जीवन। मोदी जी इसलिए मोदी जी है क्योंकि पॉलिटिक्स को पूरा जीवन दे दिया। हम और आम लोगों की समस्या क्या है? जिंदगी आपके लिए क्या है? आपको सबसे ज्यादा कौन इंस्पायर करता है? बिग ड्रीम अचीव करने का पहला स्टेप क्या है? हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच में मोटिवेशन मशीन मौजूद है जो मिलियंस ऑफ लोगों को देश भर में सेल्स में, मोटिवेशन में, माइंडसेट में इंस्पायर कर रहे हैं। सो प्लीज़ वेलकम शशिश तिवारी। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, एंड इट्स सच अ प्लेजर। मैं देख रहा हूँ आपको और आपके सारे पॉडकास्ट के एपिसोड्स, तो वाकई मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। सो शशिश, कैसे ये जर्नी शुरू हुई? काफ़ी यंग है आप, और हाउ इट स्टार्टेड, कैसे चूज़ किया कि मुझे सेल्स कोच बनना है, लाइफ कोच और मोटिवेशन में आना है? मैं जहाँ तक जानता हूँ पहले आप शायद टीवी एंकर भी रहे हैं, ऐसा कुछ भी रहा है? रेडियो पे भी आप रहे हैं। हाँ, तो जरा बताएं कि वो जर्नी वहाँ से इधर कैसे ट्रांसफॉर्म हुई? मेरे पिताश्री आर्मी में रहे हैं, तो जन्म गोवा में हुआ, फिर गांव में आ गए हम लोग। और गांव से जो प्राइमरी स्कूलिंग है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो गांव से हुई और गवर्नमेंट स्कूल से हुई। तो गवर्नमेंट स्कूल में कोई खास चीज़ें नहीं थी, और मैं हमेशा कहता हूँ अपने टॉक में भी कि वो हम लोग बोरा छाप स्कूल में जाते थे, वहाँ बोरा बिछा के पढ़ते थे। ओके, मतलब बेंच नहीं होते थे। राइट। फिर वहाँ से 8th का एग्ज़ाम देने के बाद मैं पटना आ गया। पटना जब मैं आया तो मेरी एडमिशन सीधे सीबीएसई स्कूल में हो गई, क्योंकि मैं 8 बोर्ड का टॉपर था अपने डिस्ट्रिक्ट का। ओके, तो पापा को लोगों ने मोटिवेट कर दिया था कि खतरनाक लड़का है, राइट, अब आप इसे पटना लेके जाइए। एंड ही गॉट मोटिवेटेड समहाउ, क्योंकि जब लोग आपसे कहते हैं कोई बात तो वो आपको सच लगने लगती है। तो फिर वो मुझे पटना लेके आए और सीबीएसई स्कूल में एडमिशन करा दी। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ओके। और इंग्लिश बिहार के अंदर क्या सर, आप जान के हैरान होंगे। और बहुत अच्छी बात है कि इस पॉडकास्ट पे वाईएसआर, डॉक्टर वाईएसआर के पॉडकास्ट से ये बात जाए तो सब लोग जान पाएंगे कि क्या असलियत है। कई बार आपको लगता होगा और सबको लगता है कि बिहारियों की अंग्रेजी कमज़ोर होती है थोड़ी। अच्छा, जी, ये कमज़ोर क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे 10th बोर्ड में इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है। ओके। यानी अगर आपको 10th पास करना है तो इंग्लिश में पास होना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। आप फेल हो जाइए, आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आइए, वो नंबर जुड़ेंगे नहीं। जिस विषय के नंबर ना जुड़े वो विषय बच्चा क्यों पढ़ेगा? सही बात है। हम संस्कृत पढ़ जाते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ते, क्योंकि इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ना है। और बच्चे को क्या पता है, वो तो नंबरों के लिए पढ़ रहा है। तो इसलिए इंग्लिश अच्छी नहीं होती हमारी, क्योंकि कोई पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता। और आपको जान के हैरानी होगी कि 2023 में हम बैठे हैं और अभी भी इंग्लिश कंपल्सरी नहीं है हमारे। क्या बात है, मुझे नहीं पता था इस बारे में। आपको नहीं पता, ये हिंदुस्तान को नहीं पता, कई बिहार के लोगों को नहीं पता, किसी को नहीं पता। और मुझे कई बार गुस्सा भी आता है कि ऐसा क्यों है, कंपल्सरी कर दो ताकि हम पढ़ ले। तो इसके चलते हम लोग की इंग्लिश पे ध्यान नहीं कोई देता था। और फिर जब मैं पटना आया तो मुझे सीबीएसई स्कूल में बहुत दिक्कतें हुई, मुझे समझ में नहीं आती थी चीज़ें। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे क्लासमेट्स की, तुम टॉपर हो, और मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, तो मुझे बहुत मुश्किल हुई। 8 से 9 महीने मैंने कंटिन्यू किया, उसके बाद से मुझे ड्रॉप करना पड़ा। मैं पापा के पास गया और मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊँगा।
और अगर मैं फेल हुआ तो मेरा 1 साल जाएगा, नाक आपकी कटेगी, मिठाई आपने बंटवाई थी, वो पूरे गांव में मिठाई बंटवा दी थी जब मैं 8 में टॉप आया था डिस्ट्रिक्ट टॉपर। राइट। तो उसके बाद से पिताजी को भी ये बात समझ में आई और मैं फिर आ गया हिंदी मीडियम में आ गया, अपनी औकात में आ गया। फिर मैंने 10th की, फिर इंटरमीडिएट की, 12th की, और उसके बाद से इंग्लिश सीखनी शुरू की मैंने। तो मेरे लिए इंग्लिश एक विषय नहीं था, दुश्मन था, युद्ध थी मेरी, कि तू बड़ा ये मैं बड़ा, क्योंकि मैं हार गया था और हारना कबूल नहीं था। राइट। हम गांव से निकले हुए लोग, हम जिद्दी लोग, पहली बार हार गए कहीं, तो मुझे लगा यार इसको हराना है। तो इंग्लिश को हराने के लिए मैं काम कर रहा था और 7 से 8 महीने लगे सर। उसके बाद से आई बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंग्लिश इन पटना। क्या मैंने बात पढ़ाना शुरू है, कर दिया। मैं क्या 17 बात साल की उम्र में, जब मैं पार्ट 1 में था तो मैं पढ़ा रहा था। मेरी बैचेज चलती थी, 200-300 लोग की मैं बैच ले रहा था। राइट। और वहाँ से फिर मैं फंक्शनल इंग्लिश में चला गया पटना यूनिवर्सिटी में, और इस तरीके से फिर मैं दूरदर्शन, आकाशवाणी, वो कॉम्पिटिशन्स होते थे तब, तो मैं कविताएं लिखता था, क्या काव्य बात है। प्रतियोगिता। तो कविताएं लिखने का जो शौक था उसके चलते मैं एक तो कंपटीशन में गया। वहां एक बच्चा मुझे मिला जो कहा कि मेरी ये कविता आकाशवाणी से प्रसारित हो चुकी है। अच्छा। तो मुझे लगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, कविताएं रेडियो पे भी आती हैं क्या, मुझे पता नहीं था आज तक। फिर जब ये बात मैंने सुनी तो फिर मैं खुद रेडियो पे गया, दूरदर्शन में गया अपनी कविताएं ले लेके, और फाइनली तब जाके मुझे मौका मिला दूरदर्शन, आकाशवाणी में। और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि दूरदर्शन में जब मैं गया सर, तो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, गेट से निकाल दिया गया। अच्छा। हाँ, मैं गेट पे गया और मैं कहा कि मुझे कविताएं अपनी यहाँ पे पढ़नी है दूरदर्शन में, और आज तक तो कोई गया नहीं था हमारे ख़ानदान में, पहला आदमी था मैं। तो उसने कहा कि आप आकाशवाणी पे कभी गए? मैं कहा कि नहीं। तो कहा पहले आपको आकाशवाणी में जाना होगा, उसकी सर्टिफिकेट लेके आइए, अगर वहाँ आपको मौका मिलता है और फिर आप दूरदर्शन में आ सकते हैं। अच्छा, पटना में अगल बगल है, इधर दूरदर्शन और इधर आकाशवाणी। फिर मैं आकाशवाणी में गया, वहाँ फिर मुझे मौका मिल गया। अच्छा। वहाँ मुझे मौका मिल गया और फिर उसके बाद मैं सर्टिफिकेट लेके दौड़ा भागता फिर दूरदर्शन गया, और फिर वहाँ भी मेरी कविताएं आया प्रसारित हुई दूरदर्शन, आकाशवाणी से। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि दूरदर्शन पे आने के लिए आकाशवाणी में जाना आवश्यक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा। ये इसलिए हुआ था कि मेरी आउटर पर्सनालिटी अच्छी नहीं थी। ओके। हम गांव से आए थे, सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग, सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग, हमें पता नहीं था कि पर्सनालिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमें इसलिए भगा दिया था कि उसको लगता था कि ये अभी दूरदर्शन के लायक नहीं है, दिखने में सही नहीं है, पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, और आकाशवाणी में तो सिर्फ आवाज आ रही थी, दिखने से कोई मतलब नहीं उसमें तो। बट फिर भी पीपल जज बुक बाय इट्स कवर। तो मैं जब पढ़ाना शुरू किया तो मेरे कई बच्चे जो थे स्टूडेंट, उनको मैं डायरेक्टली दूरदर्शन में लेके गया। Then I got to know कि there is no such rule, it all happened because of outer personality, so lack of outer personality. So this is how it started. हाँ, it Then started. how the pivot happened? तो वहाँ से मोटिवेशन में कैसे आपका रुझान आया, इंटरेस्ट जागा? पढ़ाना तो शुरू कर दिया था, और पढ़ाने के चलते कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जब आप बात करते हैं तो एक मोटिवेशन वाली बात रहती है। फिर उसके बाद से मुझे पढ़ाने के दौरान जब मैं पार्ट 3 में था, मुझे डायरेक्ट सेलिंग का एक सेमिनार देखने का मौका मिला, एंड देन आई केम इन टच विद डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फिर मैं वहाँ पे गया और वहाँ कुछ दिनों तक काम किया, कुछ वर्षों तक काम किया, और उसके बाद से आप कह सकते हैं कि एक ट्रैक मिला ट्रेनिंग के लिए या फिर बोलने के लिए, बड़े मंच मिले, और फिर वहीं से ये ट्रेनिंग, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ों का आप रूट कह सकते हैं, वहाँ से, हाँ, वहाँ से मिला। तो आपने बीच में बॉडी की बात करी कि आपके लुक्स कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, तो क्या ये चीज़ आपकी भी सेल्फ एस्टीम को प्रभावित करती थी? जब इस तरीके का हुआ तो आपको क्या इससे इनसिक्योरिटी आती थी कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो क्या ये आपके कॉन्फिडेंस को या सेल्फ एस्टीम को डाउन करता था? ये तो अब पता चलता है जब फोटो देखते हैं। हाँ, अच्छा। कि दिखने में अच्छा नहीं था या ऐसा था वैसा था, राइट। ये तो अब कभी कभी देखते हैं तो हंसी आती है, लेकिन तब तो बिल्कुल नहीं, कोई लेना देना ही नहीं था। इतना कॉन्फिडेंस कभी कभी अभी भी हम लोग को लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों था,
ऐसा क्या था कि हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ कर लेंगे, कुछ तो बड़ा ही करेंगे और डेफिनेटली रुकेंगे नहीं। तो जब अब देखते हैं पिक्स या सारी चीज़ें तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ मतलब लोग जस्ट तो कर रहे थे तो सही कर रहे थे, दे वर नॉट रॉन्ग, बट अपने अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक कॉन्फिडेंस का बेसिस क्या था, कहाँ से आ रहा था कॉन्फिडेंस? मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस ऑनेस्टी से आती है। ओके एंड आई हैव बीन ऑनेस्ट इन वॉट एवर आई डिड। ओके। तो मैंने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में किया मैं ऑनेस्ट रहा। जब मैं पढ़ता था और गांव में भी अगर पढ़ा मैं राइट, तो मैं वहाँ पे टॉपर था। तो मुझे ये पता था कि मुझे अगर जो भी काम करना है तो उसमें ऑनेस्टी के साथ काम करना है। जब आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। ऑनेस्ट मीन्स व्हाट? मीन्स गिविंग योर 100%, गिविंग योर बेस्ट। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं तो फिर आपको किसी के एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं है कि आप मुझे कोई रिवॉर्ड दें, आप मुझे बोले नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं। आई नो दैट आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड इफ आई एम गिविंग माई बेस्ट आई एम कॉन्फिडेंट। मैं कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना दे सकता हूं, मैं जितना कर सकता हूं उतना तो मैं कर रहा हूं। अब इसके बाद अगर कुछ नहीं हो रहा तो दैट्स नॉट इन माई हैंड। तो कॉन्फिडेंस इसलिए लोगों के अंदर नहीं होता क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद से डिसऑनेस्ट है। वो जितना कर सकते उतना नहीं कर रहे हैं। एंड सी व्हेन फ्रस्ट्रेशन कब आता है? जब आपको पता है कि आप कमाल कर सकते हैं और आप नहीं कर रहे हैं। यस। व्हेन यू नो दैट यू कैन गो बियॉन्ड योर लिमिट्स एंड वॉट एवर राइट नाउ यू आर, उन सबसे आप कहीं परे की चीज हैं और आप जा सकते हैं और ये आप अंदर ही अंदर जानते हैं और आप नहीं कर रहे हैं, देन कम्स द फ्रस्ट्रेशन। तो मैं जिंदगी में कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ क्योंकि मैंने मेहनत की, मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। और इसलिए हताश नहीं हुआ क्योंकि मेहनत हमेशा की। तो कोई भी इंसान जो 100% दे रहा है अपनी जिंदगी में वो कभी हताश नहीं होगा, रिजल्ट के मारे तो नहीं होगा। राइट तो उसका अंदर से एक फुलफिलमेंट है कि इन द एंड वो जब अपने आप से पूछ रहा है कि यार मैंने तो अपना बेस्ट दिया ना, वहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं था। तो कई लोग जो रिजल्ट देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं या दूसरों का अप्रूवल वैलिडेशन चाहते हैं, वो वैलिडेशन ना मिले, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ही ये जो आपने ऑनेस्टी की कमी होती है या इनसिक्योरिटी होती है खुद के अंदर ही, जिसको वो बाहर से अप्रूवल चाह के ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन जब अप्रूवल नहीं मिला तो वो इनसिक्योरिटी, वो डर और ज़्यादा बाहर आ जाता है। तो कभी डाउट आता था जर्नी में कि जब स्ट्रगल के दिन थे तो कोई कि अपनी कैपेबिलिटी पे कभी सेल्फ डाउट आता था? मुझे आज तक नहीं आया। जब मैं इंग्लिश सीखने गया तो मुझे पता था कि मैं सीख लूँगा। आई वॉज लाइक आई विल डू दिस राइट एंड आई कैन डेफिनेटली अचीव इट। और मैं आपको बताऊँ कि सब चीज़ों का जड़ मैं मेहनत को मानता हूँ। देयर इज़ नो शॉर्टकट मेरे ख्याल से। एंड हम सब, मुझे लगता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो आज सच में सफल हैं या फिर महान हैं, उन्होंने कमाल की मेहनत की है। और दुनिया बस उनकी कामयाबियाँ देखती है या फिर जब वो कामयाब हो जाते हैं तब वो कैमरे के सामने दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी जो है वो मेहनत से भरी हुई है। तो मुझे कभी डाउट नहीं था, सेल्फ डाउट नहीं था। मैं इंग्लिश सीखने आया तो मुझे पता था कि मैं कर लूँगा, तो मैं बहुत मेहनत करता था। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि जहाँ मेरी कोचिंग थी वो मेरे घर से इतनी दूर थी कि अगर मैं साइकिल से जाता तो आधे घंटे लगते, 25 मिनट या आधे घंटे, लेकिन अगर मैं पैदल जाऊं तो 1.5 घंटे लग सकते थे। तो मैं साइकिल से नहीं जाता था, मैं पैदल जाता था ताकि मुझे 1.5 घंटे मौका मिलेगा और मैं रोड पे बोलता जाऊंगा, बोलता हुआ आऊंगा। ओके तो मैं प्रैक्टिस करता हुआ जाता था, प्रैक्टिस करता हुआ आता था। तो मैं उस टाइम का भी यूटिलाइजेशन करता था। अब तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी इंसान मेहनत पे उतर जाए तो उसको सेल्फ डाउट नहीं होगा। सेल्फ डाउट सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक उसने अपना 100% कहीं भी किसी काम में नहीं दिया है। कोई भी काम आपकी रीच से, आपकी पोटेंशियल से परे तो है नहीं। एनीथिंग दैट यू डोंट नो कैन बी लर्नड एंड व्हाट अ मैन हैज डन अ मैन कैन डू। यस, जो हो चुका है वो तो किया ही जा सकता है। दुनिया में तो वो भी लोग हैं जो वो करते हैं जो आज तक हुआ ही नहीं है। यस, हम तो वो कर रहे हैं जो हो चुका है लगभग। मैक्सिमम तो ऐसे ही है। अब हमें इंग्लिश सीखनी थी और दुनिया सीख चुकी थी, कई लोग सीख चुके थे। हमें पढ़ाना था, दुनिया पढ़ा चुकी थी, हमें भी पढ़ाना था। हम डायरेक्ट सेलिंग में आए, मंच पे जाना था, कुछ बड़ा करना था, टीम बनाना था, कर चुके थे सब। तो मैक्सिमम काम हम क्या कर रहे हैं?
जो पहले से हमसे भी बेहतर लोगों ने कर दिया है और हमसे गए गुजरे लोगों ने कर दिया है। तो जब हमसे गए गुजरे लोग वो सब कर चुके हैं जो हम करना चाहते हैं, फिर सेल्फ डाउट किस बात का? हाँ, आप कुछ ऐसा इन्वेंशन करने वाले हैं, हाँ, आप अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए हैं, आप कुछ खोज रहे हैं, आप थॉमस अल्वा एडिसन हो गए, कुछ खोज रहे हैं, तब सेल्फ डाउट हो भी सकता है कि यार अब तो 10,000 बार फेल हो गए, बल्ब बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन वो तो 10,000 बार फेल होने के बाद भी उनके पास सेल्फ डाउट नहीं आ रहा। तो वो काम जो पहले से इस दुनिया में हो चुका है, उसके लिए सेल्फ डाउट क्यों क्रिएट करना? नाइस, वेरी सिंपलिस्टिक अप्रोच। लाइक कई बार हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को। अगर ये देखें तो आई थिंक लोगों को बड़ा। आपकी स्टोरी सर, आप खुद इतने इंस्पायरिंग, मैं आपको 3 साल से देख रहा हूँ, और 3 साल नहीं, मैं कई वर्षों से, राइट, हमने पहले आपको नासिक में सुना था, और वो दिन और वो कन्वेंशन और वो ऑडिटोरियम, द मूवर एंड शेकर, तो वो भी याद है आप उस मंच पे, और आपने रुला दिया था सबको। उस समय से हम लोग आपको देख रहे हैं, और वहाँ से और पिछला जो 3 साल वहाँ से भी हम लोग आपको देख रहे हैं। तो कमाल की जर्नी आपकी रही है, और मुझे लगता है कि आप खुद एक एग्जाम्पल हैं कि कैसे हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड अ फोकस्ड अप्रोच इंसान को इस लेवल तक लेके आ सकता है और डॉक्टर YSR बना सकता है। बहुत ब्यूटीफुली सम अप आपने किया कि जो कंसिस्टेंसी, फोकस और हार्ड वर्क, ये तीनों एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट आप यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस बनाते हैं और कंसिस्टेंटली वहाँ पे भी काम करते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है, वो कैसे शुरू हुई और उसमें कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं आप? एक्चुअली मैं डायरेक्ट सेलिंग में जब था, तो एक वक्त पे आके मैंने डायरेक्ट सेलिंग क्विट कर दी, क्योंकि मेरे जो विचार थे, मेरी जो फिलॉसफी थी, वो कई बार मालिकों की फिलॉसफी से मैच नहीं हो रही थी, मिसमैच चल रहा था, राइट। तो मेरा दर्शन बहुत स्ट्रांग था, मैं इसे बहुत ही आध्यात्मिक तौर पे देखता हूँ, और उस तरीके से वो मैच नहीं कर रही थी। तो एक कहीं ना कहीं इनर कॉन्फ्लिक्ट था कि कुछ गड़बड़ है, मतलब हम जो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा, राइट, राइट। तो कुछ बैड एक्सपीरियंस के चलते पर्सनल मैंने फिर क्विट किया, और इन 2016 और 17 परहैप्स आई वेंट टू भागलपुर। ओके। सबको छोड़ के, हजारों की टीम, 5 साल की मेहनत, और मैं वो बंदा था जिसको UPSC करना था। अच्छा। मैं अपने यूनिवर्सिटी का टॉपर, मैं अपने क्लास का टॉपर रहा हूँ, तो मैं फोकस था कि हम UPSC कर लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे। उन सब चीज़ों को छोड़ के एक आदमी जाता है डायरेक्ट सेलिंग में। मैं पढ़ा रहा था, और पढ़ाना छोड़ के, और मैं रोड पे था। वो जो लोग कहते हैं ना, मैं रोड पे आ गया, लिटरली मैं आया कि मैं बोर्ड पे पढ़ाता था, और वो AC क्लासरूम छोड़ के, और मैं आ गया कि सर अभी आप क्या कर रहे हैं, संडे को ये हो रहा है, लाइक ऑन द रोड, एंड आई वाज डूइंग इन्विटेशन। और मैं अपने सेशंस में, ट्रेनिंग सेशंस में बोलता हूँ कि मैंने जितनी इन्विटेशन अपनी ज़िंदगी में की है, शायद ही किसी ने की होगी। पटना का कोई गली, चौक, चौराहा ऐसा नहीं होगा जहाँ मैंने खड़े होके और लोगों को अननोन इन्विटेशन ना किया हो। राइट। इतना अधिक किया मैंने। 2 दिन जो मेरे साथ चलता था उसको बुखार हो जाता। मैं सुबह 6 बजे निकलता था, रात के लगभग 12-1 बजे आता था। तो जब मैं छोड़ के, फिर मुझे लगा कि फिर क्या करें, तो टीचिंग थी अपने हाथ में, वो तो ब्रह्मास्त्र है। तो हम पहुंच गए भागलपुर में, और 7 बच्चों से मैंने पढ़ाना शुरू किया। अगले 6 महीने में भागलपुर का एक टाउन हॉल है, उसमें हम लोग सेमिनार कर रहे थे अपनी कोचिंग की। क्या बात है। हाउसफुल 1200-1300 बच्चे। खतरनाक तरीके से हाथ जोड़ना पड़ा मैं कि अगली बार आइएगा। क्या बात है। तो ये जर्नी रही, लेकिन उसके बाद से जो नॉलेज थी, जो एक लगाव था डायरेक्ट सेलिंग से, वो कहीं ना कहीं अंदर में था। मैं एडवोकेट था डायरेक्ट सेलिंग का, मैं कभी नेगेटिव नहीं था इस पद्धति से, इसके दर्शन से। तो फिर मुझे लगा कि जो नॉलेज मेरे पास है, जो दर्शन मेरा है, जो अनुभव मेरे पास है, मुझे उसे शेयर करना चाहिए। एंड देन वी क्रिएटेड अ चैनल ऑन यूट्यूब, और यूट्यूब 2018 के नवंबर में हम लोगों ने एक चैनल शुरू किया, वहीं भागलपुर से। राइट। इन रियलिटी बता, हमारे पास नहीं था DSLR कैमरा, हम मोबाइल से वो रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर, जिसको बोलते हैं, वॉइस ओवर कर रहे थे, और एडिटिंग करके, और ऐसे हम लोगों ने काम शुरू किया। और तीसरी वीडियो गॉट वायरल। ओके। वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ, राइट, ब्लेस्ड इनफ। और तीसरी वीडियो वायरल हो गई, और उसके बाद से लगभग 3 महीनों में ही हमारे पास 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे। क्या बात है। लेकिन पहले 1 लाख तक
शायद हम लोगों ने अपना चेहरा भी नहीं लाया था, इस ऑडियो बनाते थे आप, सिर्फ ऑडियो सिर्फ बनाते ऑडियो थे, तो देते थे। कैमरा भी तो होना चाहिए। कहाँ से बनाएंगे? फिर हमने कैमरा खरीदा, कैमरा ही नहीं था हम लोग के पास DSLR, तो फिर क्या मोबाइल वाला वो उस तरीके की क्वालिटी नहीं आती, तो वॉइस ओवर हम लोग कर रहे थे। और फिर उसके बाद से जब कैमरा आया, बनाना शुरू किया, तो उसमें भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, तब हमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर ना वो वॉइस ओवर वाला ठीक था, आपका चेहरा बढ़िया नहीं है, वही काम करो। और बहुत सारी, एक दो नहीं, कितने ऐसे सजेशंस आए कि सर आपका लुक अच्छा नहीं है, अच्छा, आप एक काम करो, वही वाला काम करो, आवाज हाँ जो कर रहे थे वो आवाज बढ़िया है तो आप वही कीजिए। बट वो जो आपने सेल्फ डाउट वाली बात कही, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोच रही है। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन था कि अमरीश पुरी का चेहरा वो कौन सा बहुत खतरनाक है, ओम पुरी का चेहरा वो कौन सा खतरनाक है, राइट? सो अगर वो चेहरे, उनको चाहने वाले, उन चेहरों को चाहने वाले करोड़ों हो सकते हैं, तो भाई आपका चेहरा क्या खराबी है? क्या बात है, क्या खराब है? बोलने दो जिसको बोलना है। तो वी वर लाइक कि आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं, आप ना देखें, हमें पसंद है। हम कहां गन पॉइंट पे कह रहे मेरी वीडियो देखो वरना मार देंगे, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट। सो इन कमेंट्स का कभी भी हमने उसको अपने मन पे हावी नहीं होने दिया। इट्स लाइक कि लोग क्या कह रहे हैं, तो लोग वही कह रहे हैं जो वो सोच सकते हैं, वो अपनी सोच समझ और ज्ञान से कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो गलत हैं, उनकी सोच है, उनकी जितनी समझ है उससे वो कुछ कह रहे हैं, दे आर नॉट रॉन्ग। मैं आपको ये भी कहूं कि बहुत सारे जो क्रिटिसिज्म है या फिर जो नेगेटिव कमेंट्स बोल लीजिए, उसको हम लोगों ने अच्छे ढंग से लिया, पॉजिटिवली, और हमने खुद में सुधार किए कि ऐसे मत करो या ऐसे मत बोलो, लाइक इस तरीके से, तो हमने किया। तो जो कंस्ट्रक्टिव जो कंस्ट्रक्टिव, हमने उसको अच्छे इंटेंशन इंटेंशन से बना के कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, हम लोग थोड़ा ऐसा गलत कर रहे हैं, तो हमने उससे हमें बहुत हेल्प हुआ। तो जो बुरे कमेंट्स लोगों को लगते हैं, अगर उसको भी लेने का नजरिया सही हो तो वो आपको बेहतर तो बना देंगे, क्योंकि कुछ तो है जो वो खराब देख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा, राइट? उनको तो दिख रहा है। तो अगर आपको नहीं दिख रहा तो उनकी नजर से देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ सुधारने लायक सच में चीज है तो उसको सुधार लीजिए। हाँ, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स को हमने कभी खुद को रोकने के लिए इतना अधिकार नहीं दिया। सो ट्रू। हमने इतना राइट नहीं दिया कि आपकी गाली, आपके नेगेटिव कमेंट्स या आपकी किसी भी प्रकार की बिहेवियर हमें रोक दे। तो जो कंस्ट्रक्टिव लगा उससे सीखते भी गए, जो बेसलेस है उनको इग्नोर किया। तो कई बार कमेंट्स की नेगेटिविटी तो होती है, कई बार आसपास की भी नेगेटिविटी होती है, तो हाउ डू यू डील विद द नेगेटिविटी व्हेन नेगेटिविटी इज देयर इन द एनवायरनमेंट? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के आसपास के एनवायरनमेंट में एनकरेजमेंट का एनवायरनमेंट नहीं होता है। सो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उस नेगेटिविटी को कैसे डील करे अगर वो नेगेटिविटी आसपास से आ रही है? अगर इन्वायरमेंट में है, आसपास है, आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं, कई बार फैमिली में हो जाते हैं कि फैमिली में भी वैसे लोग नहीं हैं, सपोर्टिव नहीं हैं, और फ्रेंड सर्किल में भी कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं आपसे नहीं होगा, या फिर इनकरेज ना करके डिस्करेज कर रहे हैं लोग। तो उस समय आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करनी है। पहली चीज़, एग्जैक्टली आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को खुश करने के लिए? क्या आपका रियल पर्पस यही था कि मुझे मेरा भाई बोलेगा कि तू कमाल का काम कर रहा है और इसलिए मैं भाई को खुश करने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं 4 दोस्तों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपनी सराउंडिंग के लिए काम कर रहा हूँ कि इनको खुश करने के लिए? आप कर क्यों रहे हैं? किसके लिए कर रही हैं? अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका इनर सेल्फ जो है उसके सेटिस्फैक्शन के लिए आप कर रहे हैं, मैं दोस्तों को खुश करने के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने इनर सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप मुझे इनकरेज कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं? आई डोंट केयर, राइट? बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर माई इनर सेल्फ, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ माई इनर सेल्फ, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग सेटिस्फाइज मी, मेक्स मी हैप्पियर इनसाइड। तो कोई चीज़ जो मुझे खुश कर रही है अंदर अंदर, तो उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं। मैं बहुत खराब गाना गाऊं
और 4 लोग आके शिकायत करें कि यार ये यार बदलो, यहाँ से हटा दो इसको, हाँ, तो मैं वहाँ से हट जाऊँगा, गाने से नहीं हटूँगा। क्योंकि वो जो सुबह सुबह मैं आलाप दे रहा हूँ वो आपको खुश करने के लिए नहीं दे रहा। लवली, ब्यूटीफुल। ड्रीमिंग का कितना बड़ा रोल रहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा बड़े सपने मत देखो, कुछ कहते हैं बहुत बड़ा सपना देख लो। तो व्हाट इज़ योर अप्रोच कि ड्रीमिंग किस तरीके से की जाए? मुझे लगता है कि जब आप सपने देखें तब कम से कम आपको पागल हो जाना चाहिए भाई। अच्छा। तब कम से कम आपके पास कोई लिमिटेशंस नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट व्हेन यू आर ड्रीमिंग यू शुड ब्रेक ऑल द लिमिटेशंस। वो एक पॉइंट है जहां पागलपन चाहिए, और अगर वहां भी पागल नहीं हो पाते आप तो बड़ा मुश्किल है कि आप कुछ इतिहास बनाएंगे। जो इंसान सपनों को देखने में पागल नहीं हो पा रहा, वहां भी बंधा हुआ फील कर रहा है। और आपको बांध क्या रही है चीजें? डर, आपके अपने ही अनुभव पास्ट के। तो अगर आपको डर और अनुभव सपनों में भी बांध के रख ले रहे हैं तो रियलिटी में कहां तक जाएंगे आप? सही बात है। जो इंसान सपने देखने में डर रहा है, और सपने देखने का क्या मतलब है? खुद से वादा करना। व्हाट इज अ ड्रीम? अ ड्रीम इज अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ। दिस इज अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ। मैं कह रहा हूं कि मैं ये बनूंगा, दिस इज अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ। और अगर आप लीडर है, आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, स्टार्टअप है, या मान के चलिए पॉलिटिकल लीडर है, तो आप लोगों से प्रॉमिस कर रहे हैं, वो सपने हैं। राइट। वादा करने में भी चूक जाएंगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? वादे तो कर रहे होंगे आपको। तो मुझे लगता है कि ड्रीम का बहुत बड़ा रोल है। और इस दुनिया में जितने भी लोग आज अगर फर्श से उठ के अर्थ तक पहुंचे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सपनों को देखने में डरना छोड़ दिया था। ये डरे नहीं थे, और अगर वो डर गए होते तो फिर वहां तक पहुंचते ही नहीं। राइट। आप देखिए जितनी भी अमीरी की कहानियां हैं वो गरीबी से शुरू होती। तो उस गरीबी में कोई कैसे सपना देख सकता है? उसमें साहस होगा सपनों को देखने का। दूसरी चीज क्या है कि ड्रीम एक एनर्जी है। जब आप ड्रीम लेते हैं, जब आप ड्रीमिंग कर रहे हैं, यू आर फीलिंग एनर्जेटिक। अभी हम लोग बैठ के सोचे कि हमें मुख्यमंत्री अब बनना है, हम प्रधानमंत्री के बारे में सोचेंगे कि 20 साल के बाद हमें इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। You will get some sensation. That sensation will be different. Right. If you truly believe in If that. you truly believe, yeah. Yes. तो वो सेंसेशन अलग होगा, और वो ड्रीम जो है, वो एनर्जी जो है, वो आपको एक्ट के लिए डायरेक्ट करेगी। अगर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको चीजें करनी नहीं आती। इसका ये मतलब है कि सपने मर चुके हैं उसके। सो इफ यू डोंट हैव ड्रीम एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, you will be not able to act. आप एक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्शन का जो फ्यूल है वो ड्रीम है। तो आपका एक्शन उतना ही होगा जितना उसको फ्यूल दे रहे हैं आप। कार उतनी ही चलेगी जितना फ्यूल है उसके पास। इंसान उतना ही मरेगा अपने लिए या दुनिया के लिए, जमाने के लिए, जितना बड़ा ख्वाब देख रहा है वो। इसलिए कहा जाता है एक ड्रीम पूरा हुआ, दूसरा देखो, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा देखो। मतलब ड्रीम आफ्टर ड्रीम, There's a journey of dreams, right? खत्म कभी नहीं होने चाहिए। ड्रीम खत्म, आप खत्म। So how to deal with that comfort zone? जो आपने कहा कि कई लोग एक पॉइंट तक पहुंचते हैं, उसके बाद कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, उस कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाते हैं। तो कंफर्ट जोन से डील करने के लिए आप क्या करते हैं, एंड हाउ यू डील विथ इट, एंड हाउ यू विल एडवाइज अदर पीपल टू कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? मतलब जब आप फिजिकली या मेंटली किसी भी प्रकार से कोई पेन फील नहीं कर रहे, आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा, लाइक ना फिजिकली और ना मेंटली, तो आप कंफर्ट जोन बोल सकते हैं कि मैं कंफर्ट जोन में रह के काम कर रहा हूँ। सही बात है। ठीक है। कंफर्ट जोन में वही लोग हैं जिन्होंने कुछ पा लिया है, और जितना पा लिया है उससे लगभग खुश है। कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको बिगर पर्पसेस चाहिए, बिगर ड्रीम्स चाहिए, कि कोई चीज हो जो आपको कंफर्ट से बाहर लेके जाए। आप तो लेके नहीं जा पाएंगे। मुझे लगता है कि अलार्म आपको तब तक जगा रही है जब तक ख्वाब नहीं जागे हैं अंदर में, तब तक अलार्म की जरूरत है। तो सुबह की अलार्म आप क्यों लगा रहे हैं?
क्योंकि अभी ख्वाब नहीं जागे अंदर में, तो जब तक ख्वाब नहीं जागे हैं तब तक अलार्म जगाएगी। जिस दिन अंदर में ख्वाब जाग जाएगा तब तो आपको कहना पड़ेगा कि सो भी जा, राइट। सोना भी जरूरी है, राइट। यस, नींद की गोली खानी पड़ जाए शायद, क्योंकि कोई ख्वाब जाग गया है, सोने नहीं देता। सोने नहीं देगा। फिर क्या कंफर्ट, फिर तो आपको मोहब्बत हो जाएगी कंफर्ट से बाहर जाने की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंफर्ट में वो लोग हैं जिनको अपने काम से और किसी बड़े पर्पस से अभी तक मोहब्बत नहीं हुई है। अगर मोहब्बत हो जाती तो वो कंफर्ट में नहीं रहते। शाहरुख खान कहते हैं कि मैं फ्लाइट से जर्नी करता हूं तो वो सीट भी वो पीछे लेके नहीं जाता, ऐसे ही रहता हूं। ये कौन लोग है भाई? इन्हें क्या पड़ी हो, कहते कि नहीं आराम नहीं करना है, लाइक। तो आज इतना काम कैसे कोई कर सकता है? क्या बात है। क्योंकि वो पैसों से जुड़ा ही नहीं है। हमें लग रहा है पैसों से जुड़ा है, वो जुड़ गया काम से। और जो इंसान काम के अंदर मोहब्बत को प्राप्त कर ले, वो क्या कंफर्ट, वो तो काटेगा कंफर्ट उसको। आप बहुत अच्छे एक्टर हैं और हम आपसे बोले कि ये दुकान रही, इस दुकान में आपको रोज बैठना है। एक्टिंग में कितने कमा रहे हैं अभी आप? आपने बोला 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं हर साल का। हम क्या 10 करोड़ देंगे आपको? 10 करोड़ सालाना मिलेगा। एक्टिंग नहीं करनी, दुकान में बैठना है। हाँ, वो एक्टर आपको लगता है बैठेगा जिसको सच में एक्टिंग से मतलब मोहब्बत है? नहीं बैठेगा। वो कहेगा मैं 10 साल स्ट्रगल करूंगा, मैं 20 साल मर जाऊंगा एक्टिंग में, यस, मैं उधर ही सड़ जाऊंगा, मैं थिएटर में रहूंगा, नहीं जा पाया अगर बॉलीवुड के अंदर बड़े पर्दों पे, तो थिएटर के मंच पे मरूंगा, लेकिन ये 10 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे एक्टिंग चाहिए। So if somebody is feeling that he is being trapped by this particular thing, comfort zone, it means that he needs to check his love for his work. तो ये पैशन कैसे ढूंढे इंसान? ये बहुत सवाल बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ, ताकि क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है इसको आंसर करना। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि ये जो पर्पस की आपने बात की, कैसे मिले इंसान को अपना पर्पस? क्योंकि कुछ लोगों को बहुत कम उम्र में पता चल जाता है कि ये मेरा पर्पस है, लेकिन बहुत सारे उन्हें पूरी ज़िंदगी लग जाती है ढूंढने में कि वो क्या चीज़ है जिससे मेरे अंदर के तार बजते हैं। अधिकतर लोगों को उनका जो पैशन मिला वो कुछ दूसरे लोगों को कुछ करते हुए देख के मिला। ओके। आप कई लोगों की कहानियां पढ़ेंगे, जब कई ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने किसी और को खेलते हुए देखा और उनको लगा कि आई बिलोंग टू दिस, ठीक है, मैंने आपको बोलते हुए सपोज करा और मुझे लगा कि नहीं आई बिलोंग टू दिस। हमारी जो सराउंडिंग है, हम कहाँ हैं, कैसे लोगों के बीच में हैं, क्या देख रहे हैं, वहां से आपको अपना कहीं ना कहीं पैशन मिल तो जाता है। आप विश्वास नहीं कर पाते, रिकग्नाइज नहीं कर पाते, या कई बार आप उसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो ये ना अभी तक समझ पाए कि मुझे पसंद क्या है। मैं आपसे पूछा आपको क्या पसंद है, आप बता सकते हैं कि चाय पसंद है या कॉफी पसंद है, राइट? इट्स नॉट सो टफ। अगर आपको जीभ का पता है तो दिल का कैसे नहीं पता, मन का कैसे नहीं पता? पता तो होगा ना, राइट। तो पता तो है आपको कहीं ना कहीं। नाउ कहीं ना कहीं वो विश्वास नहीं है कि आप उसको कह सके कि या ये करना है, राइट। वो करेज नहीं आ रहा है, वो वो बिलीफ नहीं है, वो या विश्वास नहीं है। वरना पैशन खोजना मुश्किल नहीं है, विश्वास खोजना मुश्किल है। मुझे एक्टिंग किसी को देख के मजा आ रहा है यार, कि आप पंकज त्रिपाठी, राइट, क्या मनोज वाजपेयी, मुझे मजा आ रहा है, मैं देख रहा हूं दिन भर, और पता तो चल गया कि पैशन मेरा भी एक्टिंग के लिए, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा बिकॉज मुझ में वो फेथ नहीं है, मुझ में वो विश्वास नहीं है। दूसरी चीज कि कई बार आप जिंदगी में जो आपके काम हैं उनके लिए पैशन जो जनरेट करते हैं वो अपने पर्पस के चलते करते हैं। जब आप खुद तक सीमित हैं तो आपका पैशन कहां तक जाएगा? एक इंसान अपनी फैमिली के लिए कितना पैशनेट हो जाएगा? 4 लोग ही आपकी फैमिली में, कितना पैशनेट होंगे भाई आप? भगत सिंह तो नहीं हो सकते आप, होने की आवश्यकता भी नहीं है। देश से मोहब्बत करेंगे तो भगत सिंह पैदा होगा। कोई घर से मोहब्बत करके भगत सिंह पैदा हो जाए, दिस इज इम्पॉसिबल, राइट। तो अगर आपका जो पर्पस है वो सीमित है, उसकी परिधि बहुत छोटी है, तो पैशन ही जनरेट नहीं होगा मेरे ख्याल से। हैव यू एवर सीन पीपल डूइंग जॉब्स विद सो मच पैशन कि मैं तो जॉब कर रहा हूं, मुझे मजा ही आ जाता जॉब करने में,
राइट। आपको 100 में एक इंसान गलती से मिल सकता है, अदरवाइज मंडे तो होते होते लोगों की आत्मा कांपती है कि आज मंडे हो गया। दे आर हैप्पी ऑन फ्राइडेज। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स मंडे को है। रिसर्च है ये रिसर्च है। तो इसका क्या मतलब है कि पैशन जो चीज है ना, वो बहुत कमाल की चीज है, वो एक गिफ्ट है, ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग सबको तब मिलेगी जब वो अपनी सोच की परिधि को बड़ा करेंगे। अगर आप अपनी सोच की परिधि को बड़ा नहीं कर सकते, एंड हियर आई मीन कि सेल्फ से ऊपर सोचना, स्वार्थ से ऊपर सोचना, जब आप स्वार्थ से ऊपर सोचेंगे तो जुनून पैदा होने लगेगा। अच्छा, जो एथलीट्स हैं ये सिर्फ अपने काम के लिए पैशनेट नहीं है सर, ये इसके लिए भी पैशनेट है कि इंडिया का ना वो झंडा मुझे लहराना वहां। राइट। दे हैव लव फॉर नेशन। वरना ध्यानचंद बिक ना जाते। हिटलर ने तो खरीदने की कोशिश की थी। राइट। उन्होंने तो कहा था कि आ जाओ, तुम तो वहां कुछ भी नहीं हो, यहां ये बना देते, ये बना देते, बड़ा पद दे देते हैं। तो वो तो नहीं बिके क्योंकि उनको अपने देश से मोहब्बत थी। कुछ बहुत प्यारा सा डायलॉग कहा था ना। हाँ, कि उन्होंने कहा था कि देश मेरे लिए क्या करता है और मेरे लिए क्या कर रहा है, इससे भी बड़ा क्वेश्चन है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ। right? देश हमारे लिए क्या कर रहा है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ। राइट। तो पैशन सर उन्हीं लोगों में आएगा जो खुद से बाहर थोड़ा सा निकलेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़, विश्वास की हमने बात की, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ बिलीफ। कैसे इंसान बिलीफ पैदा करे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे कि एक्चुअली ये ट्रुथ है कि लैक ऑफ बिलीफ रहता है, विश्वास नहीं रहता उन पे। चाहे आप तो सेल्स पे भी कोचिंग करते हैं, तो इवन सेल्स में भी हम देखते हैं कि सेल्स इज ऑल्सो ए गेम ऑफ बिलीफ। वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, इट्स ए गेम ऑफ बिलीफ। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ बिलीफ इन सक्सेस एंड हाउ वन कैन कल्टिवेट बिलीफ। कैसे पैदा किया जाए अगर नहीं है तो। मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और शायद या टॉक था उनका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जब मैं शुरू में गया मुंबई गया और मैं बोल रहा था कि मैं एक्टर हूँ, तो लोग बोलते कि तुम एक्टर हो। कि जब मैं ऑडिशन देने जाता था या वहाँ जब मैं मिल रहा था लोगों से, तो किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि मैं एक्टर हूँ। एंड पीपल यूज्ड टू हैव सम अदर परसेप्शन ऑफ एक्टर। बॉलीवुड में तब एक अलग परसेप्शन था एक्टर होने के लिए, आप स्मार्ट होनी चाहिए, आपकी बॉडी होनी चाहिए। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जाके बोल मैं एक्टर हूँ, तो अच्छा सच में ये वाली बात। उन्होंने कमाल की बात की वहाँ। उन्होंने कहा कि तब उस वक्त जब कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था, तो मुझे लगातार रिजेक्शंस मिल रहे थे। तब उस वक्त भी मुझे इसलिए विश्वास था क्योंकि मुझे अपने एजुकेशन पे विश्वास था। ओके। मैं सीख के आया हूं, एनएसडी से हूं भाई, फालतू का इधर मुंबई नहीं आया हूं, उधर से लेके आया हूं। मैंने वक्त दिया है, सीखा है। तो जिस वक्त पूरी दुनिया मुझ पे विश्वास नहीं कर रही है, उस वक्त भी मेरा विश्वास नहीं डोल रहा है, नहीं शेक कर रहा है। वही बिकॉज आई हैव गॉट फेथ इन माई एजुकेशन। अगर किसी के अंदर विश्वास नहीं है, इसका मतलब है उसकी लर्निंग्स, उसका एजुकेशन कमजोर है। राइट। आपको नहीं लगता कि आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, या फिर एक अच्छे कोच बन सकते हैं? इसका क्या मतलब है? स्किल के ऊपर खर्च नहीं किया भाई, लर्निंग्स पे खर्च नहीं किया आपने। मैं लर्निंग्स में 4 लाख रुपए खर्च कर दूं, उसके बाद आप आके मुझे बोलो कि मैं नहीं कर सकता, साहब मैं आपको सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे 4 लाख याद आएंगे और उधर वो 1 साल रश कि मैं 4 लाख दिया मैंने, 1 साल दिया मैंने। एंड इफ आई हैव बीन ऑनेस्ट ओवर द ईयर, राइट, इन लर्निंग द थिंग्स, राइट, जो चीजें मुझे मेरे मेंटर्स ने बताई, कोचेस ने बताई, और मैंने सीखी है और अप्लाई भी करना, और अप्लाई किया है, और मुझे पता है कि नहीं यार मुझ में है वो चीज, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल दुनिया को भी पता चल जाएगा। सो विश्वास के लिए मुझे लगता है कि पहली चीज आपको जो कल्टिवेट करनी होगी, दैट इज एजुकेशन। आपकी जो स्किल है उस पर आपने कितनी मेहनत की है। और दूसरी चीज कि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि क्विक सक्सेस, क्विक अप्रूवल इस दुनिया में बहुत कम लोगों को मिला है। हम अविश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि हम क्विक अप्रूवल चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं कमाल का आदमी हूं और मैं चाहता हूं कि आप तुरंत मान लें। और दुनिया की एक अपनी रीत है कि दुनिया तुरंत नहीं मानती। राइट। आप बादशाह हैं, आप बहुत खतरनाक आदमी हैं,
आप साबित कीजिए, यू प्रूव योरसेल्फ। बिफोर वी मूव टू द रैपिड फायर, राइट, सक्सेसफुल होने के लिए एनी 3 to 4 थिंग्स दैट यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस, कि किसी भी फील्ड में अगर सफलता चाहिए तो 2-3 ऐसी बातें हैं जो फॉलो करनी ही चाहिए। किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए पहली चीज़ कि आपको उस फील्ड में जो लोग सफल हैं उनको देखना है कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, राइट, उनकी जर्नी क्या रही है, उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, और उसको सीखना है। यानी पहली चीज़ लर्निंग्स है, एजुकेशन वही लर्निंग्स है कि आप कमाल की लर्निंग्स लीजिए, लर्निंग्स पे इन्वेस्ट कीजिए। वो खर्चा नहीं है, वो निवेश है। कई लोग वो निवेश नहीं करना चाहते, राइट, और वो डायरेक्ट कुछ बनना चाहते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट बनना चाहते हैं तो आप फंसेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप बनेंगे नहीं, प्रोसेस से तो गुजरना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पेशेंस रखिए। वो कहते हैं ना कि भगवान के पास 2 अकाउंट चलते हैं, वो करंट और सेविंग। ओके, तो कुछ लोग के करंट अकाउंट चलते हैं, वो काम करते हैं, उनको फल मिलता है, वो काम करते हैं, फल मिलता है, काम करते हैं, फल मिलता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा। मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट, सब कुछ सही कर रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा। उनका सेविंग अकाउंट चल रहा है। जिस दिन मिलेगा सूद समेत मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। क्या बात सो है। पेशेंस आपके पास होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, नेवर गिव अप। छोड़िए मत, कुछ भी हो जाए, और एक फील्ड को अपनी जिंदगी दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, गिव योर लाइफ टू वन फील्ड, टू वन एरिया, टू वन सब्जेक्ट। सचिन आज इसलिए सचिन है क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी क्रिकेट को दे दी। लता मंगेशकर जी इसलिए लता मंगेशकर हुई क्योंकि वो म्यूजिक को दे दिया पूरा जीवन। मोदी जी इसलिए मोदी जी है क्योंकि पॉलिटिक्स को पूरा जीवन दे दिया। हम और आम लोगों की समस्या क्या है, हम थोड़ा थोड़ा सब करना चाहते हैं। थोड़ा ये भी करा लो, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी, एंड वी आर मीन्स रेडी टू चेंज, टू शिफ्ट आवर फील्ड, कि तुरंत तुरंत बदल देंगे। इसमें नहीं मिल रहा ये करते हैं, इसमें नहीं मिल रहा ये करते हैं। तो आप लीजेंड्स तो कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि लीजेंड वही है जिसने अपनी लाइफ को एक चीज को समर्पित कर दिया कि ये जिंदगी यही करूंगा। राइट, अगले जन्म में आइए आप दूसरे काम के लिए, अभी यही करूंगा। तो ब्यूटीफुल। जब इस प्रकार का जिद होता है आपका, तो यूनिवर्स आपके सामने झुक जाती है। सपोर्ट करने बना दो लगते ना एक्टर इसको यार, छोड़ो। राइट, ये कह रहा है यही मरूंगा। कहते हैं ना दैट यूनिवर्स ऑलवेज फॉल इन लव विद अ स्टबर्न सोल। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट। यूनिवर्स ऑलवेज फॉल्स इन लव विद स्टबर्न सोल्स। yes. तो वही है जिद्दी दिल। हाँ, तो वो जिद्दी दिल अगर आपके पास है तो सही बात है, Beautiful. यूनिवर्स झुकता है। ब्यूटीफुल जी। सो नाउ विल मूव टू द रैपिड फायर। शशिश, चलिए शशिश, रेडी? या जिंदगी आपके लिए क्या है? जानी, आपको सबसे ज्यादा कौन इंस्पायर करता है? मुझे सबसे अधिक मेरा काम इंस्पायर करता है। बहुत बढ़िया। बिग ड्रीम अचीव करने का पहला स्टेप क्या है? शुरू कर दो, जितना है जो कुछ भी वहीं से शुरू कर दो। सपनों के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए इंसान को किन किन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए? सब कुछ। अगर आपके पास एक ऐसा गोल है जिसके लिए आप सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी, अपनी जिंदगी को भी, तो समझिए आप ब्लेस्ड हैं। अपने पैशन को फॉलो करें या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें? अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है। सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए एक चीज जो आपके पास हमेशा होती है, हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान के चलिए कि आप 1 घंटे किताब पढ़ते हैं और इससे आपको ये फील आता है कि मैं कमाल का इंसान हूँ, तो सुनिए 24 घंटे में कुछ भी कीजिए, 1 घंटे पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे आपको फील आता है कि मैं कमाल का इंसान हूँ। आपकी जर्नी की सबसे खूबसूरत बात क्या है? मैं रुका ही नहीं। आई नेवर स्टॉप्ड। मैं कभी रुका नहीं, मैं कभी डिप्रेस नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि समय हमेशा अच्छा रहा, लेकिन मैं रुका नहीं, मुझे रुकना नहीं आता। आई वॉज इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग। आपके बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के लिए एक मैसेज। यू कैन डू एनीथिंग राइट, हैव फेथ इन योरसेल्फ। सही टीम मेंबर चूज करने के लिए 3 ग्रीन फ्लैग्स क्या है? सही गलत टीम मेंबर्स कोई नहीं होता, राइट। लोग होते हैं, आप उनको कैसे नर्चर कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। हर इंसान अच्छा होता है, शराब पीने वाला अच्छा है, सिगरेट पीने वाला अच्छा है, राइट। उसमें करेज है, उसको पता है कैंसर होगा, फिर भी पी रहा है। करेज तो है, उसको डायरेक्शन आपको देना है, राइट। मैं किसी इंसान को खराब नहीं मानता, राइट। मैं तो, मुझे सब कमाल के लगते हैं। आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए कि डायरेक्शन बदल दो उसका, चेंज द डायरेक्शन। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन सी 3 वैल्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों से मोहब्बत करते हो, आप लोगों की फिक्र करते हो, आप जो कुछ भी लेके आ रहे हैं उसका केंद्र लोग हैं, राइट। दूसरी चीज़,
आपको चेंज लेके आना चाहते हैं, आप वही नहीं करना चाहते जो हमेशा से किया जा रहा है। यू वॉन्ट टू ब्रिंग समथिंग इनोवेटिव, समथिंग न्यू। और तीसरी चीज़ कि आपके पास कमाल का करेज होना चाहिए ताकि आप रिस्क ले पाएं। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप से आप बहुत दूर है भाई। दोस्ती आपके लिए क्या है? मेरे लिए दोस्ती है कि हम अंदर से जुड़े हुए हैं और अंदर से एक दूसरे की फिक्र करते हैं। फिक्र ये भले ही पार्टीज में अवेलेबल नहीं है लेकिन परेशानियों में अवेलेबल रहेंगे। क्या बात है। सच ए ब्यूटीफुल थिंग, राइट। हाँ, अपने 18 साल के सेल्फ को क्या एडवाइस देना पसंद करेंगे? मुझे लगता है कि और किताबें पढ़ना चाहिए था, राइट। और किताबें पढ़ते तो और आगे रहते और अच्छा करते, राइट। किताबें Lovely. पढ़ना था।